होता क्या है कि जो कंप्रेशन होता है ना उसका भी एक कंप्रेशन होता है और जो रेयरफेक्शन होता है उसका भी एक रेयरफेक्शन होता है। मैं तुझे ये आगे समझाऊंगा कि कंप्रेशन का एक कंप्रेशन जोन होता है और रेयरफेक्शन का एक रेयरफेक्शन जोन होता है। थोड़ा ठावस रख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मेलो मेलो। और आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्षमा चाहता हूँ इनका इंतज़ार के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा की तरह। आप सबसे पहले समझो साउंड कैसे ट्रैवल करती है। मैंने कुछ बोला, ढुचुक 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 ढुचुक, वो वाइब्रेशंस जो थे वो एयर में ट्रैवल करेंगे। जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस होगा, और वो जो वाइब्रेशंस है चाहे वो प्रेशर के फॉर्म में हो चाहे वो डेंसिटी के फॉर्म में हो, मतलब चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में हो चेंज इन डेंसिटी के फॉर्म में हो, वो आपके ईयर ड्रम्स में जाके टकराते हैं और इससे आपको साउंड का सेंसेशन होता है। ईजी है। हम मैंने क्या किया, मैंने एक वेव निकाली ऐसे, ढुक 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 ढुक। तो मैंने इसे ढुक बोला ना, तो ये मेरे मुंह से जो पार्टिकल्स निकले वो सामने वाले पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। खुद ही समझो, मैं अगर ऐसे हूँ और मैं ऐसे ढुक बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह से जैसे ढुक निकला तो ये वाला पार्टिकल जो निकला इस बगल वाले पार्टिकल क्या कंप्रेस कर रहा होगा, है ना। अच्छा, तो होगा क्या कि अब मैं बोलना बंद कर दूंगा, ऐसे ढुक, स्टॉप हो गया ना। वो मैं हो नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है, स्टॉप हो गया मैं। तो ये जब कंप्रेस हो गया तो एकदम कम वाले एरिया में बहुत सारे पार्टिकल आ गए, लेकिन जब मैं बोलना बंद करूंगा तो ये क्या वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा, क्योंकि मीडियम में तो क्या इलास्टिसिटी होती है। तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, और जब वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। इतना बात समझ में आया तेरे को। कल ये कंप्रेस फॉर्म में इधर रखे हुए हैं, लेकिन जब ये रिलैक्स करेंगे तो जैसे ये इधर गए और ये इधर गया, तो ये इधर वाला को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और ये इधर वाला को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, एक ही जगह पे बनता रहता है, और टाइम के हिसाब से क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। इसी को हम स्टडी करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, फील दिलाना है मुझे। देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक मीडियम है, ये मीडियम है, और तुमने इधर क्या रखा, ट्यूनिंग फॉर्क का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं लैब में, जोर से बजा देते हैं, अरे ऐसा मत करना, इसकी फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस पर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी रखा हुआ रहता है, और तुमने क्या किया, इसको एसएचएम करवाया। एक बार तुमने इसको एसएचएम कराया, आगे पीछे मीडियम, मतलब आगे मीन, फिर पीछे मीन पोजीशन पे, फिर पीछे, फिर मीन पोजीशन पे, तुमने एक बार इसका एसएचएम कराया, ये अपने मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। तुम क्या किए, इसको आगे लेकर गए। तुम जब इसको आगे लेकर जाओगे तो ये तुम्हारा मीडियम था। मीडियम में देखो अब क्या हुआ, अगर इसको आप इमेजिनरी लाइन, ये आप इसको इमेजिनरी लाइन समझो, आप इसको इमेजिनरी लाइन समझो, आप इसको आगे की तरफ लेकर गए। जब आप इसको आगे की तरफ लेकर जाओगे तो बताना इधर क्या होगा, बहुत सारा पार्टिकल होगा, एक्यूमुलेट हो गया। ये अनडिस्टर्ब था, इसमें पार्टिकल्स नॉर्मल 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 थे अपने, लेकिन जैसे आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को आगे लेकर गए तो पार्टिकल बहुत सारे एक जगह पे आ गए, तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। अब होगा क्या, बहुत ही आसान है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको वापस मीन पोजीशन पर लेकर आओ तुम। मैं इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आया, तो देखो, अब मैं जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा मीडियम में, मैं तो उसको बल्कि खींच रहा हूँ ना। तो इधर तो तुम्हारा क्या बन गया, कंप्रेशन। ये तुम्हारा ऑलरेडी कंप्रेशन बन चुका है, बहुत सारे पार्टिकल इधर अरेंज हो गए हैं। लेकिन जब ट्यूनिंग फॉर्क को उसके एक्सट्रीम पॉइंट से वापस मीन पोजीशन पर आप लेकर जाओगे, तब आपको इधर क्या मिलेगा, रेयर फैक्शन। ये जो ईपी है ना, ये हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा क्या पहले रेयर फैक्शन बना हुआ था, तो आगे भी क्या रेयर फैक्शन बनेगा। अभी तक मिला है कि ये पूरा कंप्रेशन जोन है।
तो ग्रीन वाला रेयरफेक्शन हो गया, रेड वाला कंप्रेशन जोन हो गया। अब क्या करना है, वापस इस ट्यूनिंग फॉग को अपने मीन पोजीशन पर लेकर आओ। जब ट्यूनिंग फॉग अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो खुद बताना पूरा रेयरफेक्शन वाला एरिया था, ये ट्यूनिंग फॉग अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। तो जब इसको वापस हम मीन पोजीशन पर लाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। देखो पार्टिकल कंप्रेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल पहले एकदम नॉर्मल अपने डिस्पर्स थे अपने मीडियम में, लेकिन हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक क्लोज चैम्बर है, ये एक क्लोज चैम्बर है और इधर एक पिस्टन लगा हुआ है। जब आप पिस्टन को इधर की तरफ पुश करते हो तो सारा पार्टिकल क्या इधर एकदम कंप्रेस हो जाएगा। आप इसको इसकी तरह इमेजिन कीजिए और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप इसको एकदम कंप्रेस करोगे बहुत सारे पार्टिकल अपनी जगह पर आ जाएगा, ये उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। फिर आप छोड़ दोगे तो क्या अपने आप ही मीन पोजीशन पे आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात। तो ये कंप्रेशन वाला जोन हो गया, ये रेयरफेक्शन हो गया। जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम से अपने मीन पोजीशन पर जाएगा तो ये पार्टिकल जब अपने नेगेटिव से, क्योंकि ये ऑलरेडी रेयरफेक्शन था तो इसमें कोई वो नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म आ गया तब इधर कंप्रेशन होता है। लेकिन ये जब कंप्रेस्ड अपने मीन पोजीशन पर जा रहा है तब इधर कोई चेंजेस नहीं होंगे। और सिमिलरली जब ये वापस अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर, अभी देखो ये एक एसएचएम कंप्लीट हो गया। जब एक एसएचएम कंप्लीट हुआ तो हमको क्या मिला, एक कंप्रेशन मिला और एक क्या मिला, इलोंगेशन मिला। आपको बात समझ में आई। तो मतलब एक एसएचएम में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन आपको मिल रहा है। वापस ये ट्यूनिंग फॉग अपने मीन पोजीशन पर आ गया। अब इसको आप वापस क्या करो, आगे की तरफ लेकर जाओ। जब आप इसको वापस आगे की तरफ लेकर जाओगे तो बताना इधर क्या होगा, कंप्रेशन जोन होगा। वापस मतलब इधर एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन चुका है एक एसएचएम की वजह से, लेकिन हमने क्या किया, ट्यूनिंग फॉग का एक और एसएचएम करवाया। जब हम इसको और आगे लेकर गए तो वापस एक कंप्रेशन बना और वापस इधर क्या बना, रेयरफेक्शन मिला। तो मतलब हर एक एसएचएम ऑफ ट्यूनिंग फॉग में क्या होता है, एक कंप्रेशन बनता और एक रेयरफेक्शन बनता, और ये क्या करता है, ट्रैवल करता है आगे की तरफ। आप खुद बताओ ना, अब ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन बना, ये तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ घिसक जाएगा। इधर कंप्रेशन जोन आ गया, इधर आपका रेयरफेक्शन जोन आ गया, और इधर आपका वापस क्या आ गया, कंप्रेशन जोन आ गया। तो ये ऐसे क्या होता है, ट्रैवल करते रहता है। समझ में आया, वेव आपको इमेजिन हो रहा है। चलिए ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। साउंड के केस में सबसे पहला हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, दूसरा हो गया आपका प्रेशर वेव, और तीसरा हो गया आपका डेंसिटी वेव। तो डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या होता है, वेव आगे की तरफ चल रही है तो पार्टिकल भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन उसका एक डिस्प्लेसमेंट का वेव बनता है, उसको हम देखते हैं आगे। प्रेशर का वेव जो होगा, चेंज इन प्रेशर का वेव, उसको भी हम स्टडी करेंगे, और डेंसिटी वेव इसको भी हम स्टडी करेंगे। पॉजिटिव देखो, पार्टिकल तो आगे और पीछे की तरफ जा रही है तो ये ग्राफ ऊपर नीचे क्यों बना, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जो ऊपर में ग्राफ बना है उसका मतलब पार्टिकल आगे की तरफ है, मतलब राइट साइड में है, और जो ग्राफ नीचे की तरफ है इसका मतलब पार्टिकल जो है वो अपने लेफ्ट साइड में है। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये पार्टिकल है, ये आगे जाता है, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे आता है, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है। तो ये जो आगे वाला पूरा जर्नी है ना, इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और ये नीचे वाला को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ग्राफ मिल जाता है। देखो ना, आप खुद बताओ, आप इससे क्या कर सकते हो, वेव का आप शेप नहीं बता सकते हो, लेकिन आप इस ग्राफ से उसका पार्टिकल की क्या कहानी होगी वो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इस डिस्प्लेसमेंट और एक्स वाले ग्राफ को हम थोड़ा स्टडी करते हैं और आगे की तरफ। एक बात बताना, जो ट्रांसवर्स वेव की कहानी थी वही लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी कहानी होगी। क्या कहानी होगी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर वेव आगे की तरफ जा रहा है, लास्ट लेक्चर से आपको ये याद होगा। तो एक बात आप मुझे बताओ कि इससे मुझे प्रेशर वेव को बनाना है। देखो ये ट्विंग 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 टिंग 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 ट्विंग ट्विंग ट्विंग, तो ऐसे करके पार्टिकल, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला आपको लूप समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। और एक्स मतलब क्या है, वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, मतलब एक्स क्या कोऑर्डिनेट्स है, और एस देखो ना, एक्स मतलब क्या, कोऑर्डिनेट है। अगर आपको बताना है कि ये है सपोज करो 5,0, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, एक बात मुझे बताओ कि अगर वेव ट्रैवल कर रहे इस मीडियम में तो 5,0 पर पार्टिकल की क्या कहानी होगी। तो 5,0 पे पार्टिकल क्या है, अपने मीन पोजीशन पे है, लेकिन 6,0 पे पार्टिकल क्या है, वो आगे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये, उसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर है। आपको इसे समझना है कि 6,0 पे पार्टिकल जो है वो
आगे बढ़ा हुआ है, मतलब ये अपने मीन पोजीशन, बगल वाला जो पार्टिकल है, देखो सारे पार्टिकल्स तो इधर 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 ऐसे ऐसे होंगे, तो कोई अपने मीन ऐसे ऐसे सिस्टम कर रहा है, ऐसे ऐसे सिस्टम कर रहा है, ऐसे ऐसे सिस्टम कर रहा है, तो 6 कोऑर्डिनेट पे जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन से आगे है। कितना आगे है आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो एक और चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं अभी। आप ओ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ओ ए बी सी डी ई एफ, मैंने इसका नामकरण कर दिया। तो जो ओ वाला पार्टिकल है उसके बारे में आप मुझे बताओ। देखो वेव कुछ ऐसी बनी होगी, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो इसका मतलब ये क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो एक बात तू मुझे बता दे अभी, बोल क्या, ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो ओ वाला एट पॉइंट ओ अगर मैं पार्टिकल की कहानी देखूं तो इसके आगे जो पार्टिकल है वो तो आगे की तरफ है, लेकिन इसके पीछे जो पार्टिकल है वो अपने पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखो ओ वाला पॉइंट है, गौर से देख, इसके आगे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव साइड में हैं, और उसके पीछे वाले जितने भी पार्टिकल है वो सब अपने नेगेटिव साइड में है। मैंने अभी तुझे बताया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ओ वाला पॉइंट के, अगर ये देख बहुत सारा पार्टिकल, इधर पार्टिकल इधर पार्टिकल इधर पार्टिकल इधर पार्टिकल, तो ओ वाला जो पार्टिकल, ओ वाला जो पॉइंट है उसके आगे जितने भी पार्टिकल है ना, ये वाले ये वाले ये वाले सब अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ घिसके हुए हैं, और जो ओ के पहले जितने भी पार्टिकल है वो सब अपने मीन पोजीशन से क्या है, पीछे की तरफ घिसके हुए हैं। तो ये पूरा खिंच रहा है एक जगह देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन कहेंगे, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या खिंच रहे हैं आपस में, अलग अलग है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। और रेयरफैक्शन है। एक बात मुझे पता, अगर पार्टिकल एक रूम में अगर बहुत सारे पार्टिकल आ जाए और वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तुझे पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये गैस वाले चैप्टर में पढ़ता है। तो इधर वाले क्या, इधर इस केस में क्या होगा, अगर कंप्रेशन है तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और रेयरफैक्शन है तो क्या होगा, प्रेशर मिनिमम होगा। क्या है कि जो कंप्रेशन होता है ना उसका भी एक कंप्रेशन होता है, और जो रेयरफैक्शन होता है उसका भी एक रेयरफैक्शन होता है। मैं तुझे ये आगे समझाऊंगा कि कंप्रेशन का एक कंप्रेशन जोन होता है और रेयरफैक्शन का एक रेयरफैक्शन जोन होता है। थोड़ा ठावस रख। तो एक बात मुझे बता, ओ पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, रेयरफैक्शन हो रहा, क्योंकि इसके आगे वाले पार्टिकल्स तो आगे की तरफ जा रहे हैं और इसके पीछे वाले पार्टिकल्स तो और पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, तेरे को मिलेगा एक रेयरफैक्शन मिलेगा, प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा। तू ए वाले पार्टिकल की कहानी देखेगा अगर, तो ए पॉइंट पे अगर तू देखेगा तो ए पॉइंट जो है ना, उस ए पॉइंट के आगे जितने भी पार्टिकल है, देख ये वाले पार्टिकल, सपोज कर ये वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल, तो ये सारे पार्टिकल क्या है, अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है, और इसके पीछे वाले पार्टिकल भी तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि अगर मैं एट पॉइंट ए ले लूँ तो उसके आगे वाले पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, और उसके पीछे वाले पार्टिकल भी क्या, पीछे के मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारे पार्टिकल जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो इधर कुछ भी नहीं है, ना ही कंप्रेशन है ना रेयरफैक्शन है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही है तेरे को बात? एक्चुअली क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मीडियम है, और मीडियम में क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम धब 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 जब कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को चेंज करवाते हैं, प्रेशर बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है घटता है। तो इसी से आपको पहले धब सुनने मिलेगा, फिर ब सुनने मिलेगा, पहले ध फिर ब फिर ध फिर व। तो इससे क्या होगा, पहले आपको हाई प्रेशर सुनने मिलेगा, फिर आपको लो प्रेशर सुनने मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि इधर जो पार्टिकल है ये अपने नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब इधर इस ए वाले पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने नॉर्मल प्रेशर पे है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन ओ वाले पे क्या था, प्रेशर थोड़ा कम हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उधर ब सुनने मिल रहा था। अब तुम बी पॉइंट पे अगर देखेगा, ले बी पे आ जा, तो ये बी पॉइंट है हमारा। इस बी पॉइंट पे गौर से बताना, जितने भी पार्टिकल है वो क्या है, इसके आगे की तरफ वो नीचे डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल क्या है, देख सपोज कर ये बी है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के आगे वाले जितने भी पार्टिकल है वो सब कहाँ की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, सारे पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहे हैं। देख नीचे मतलब क्या है, सारे पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहे हैं, और बी वाले पॉइंट के पहले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ऊपर मतलब क्या है, वो अपने आगे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ कंडीशन हुआ होगा। और बी जो तभी सारे इधर से पार्टिकल बी इधर धक्का दे रहे, इधर से पार्टिकल इधर धक्का दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक कंप्रेशन जोन हो जाएगा, एक मैक्सिमम प्रेशर जोन हो जाएगा। क्योंकि अगर एक रूम में बहुत सारे पार्टिकल हो जाए ना तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तुझे गैस वाले इक्वेशन से पता है बात है। तो ये क्या होगा,
मैक्सिमम प्रेशर जोन होगा। तो बी पॉइंट पे तुझे कहानी समझ में आई, मैं इधर लिख देता हूँ कि बी वाला जो होगा वो होगा कंप्रेशन, मैक्सिमम प्रेशर, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं डी वाले पॉइंट की तरफ देखूं तो इसके आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये अगर डी है तो इसके आगे जितने भी पार्टिकल है वो अपने आगे की तरफ जा रहे हैं और इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स है वो अपने पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या बना, एक रेयरफैक्शन बना। ये क्या बना, एक रेयरफैक्शन, ठीक है। अब तू ई की तरफ जाएगा तो वापस तेरे को क्या मिल रहा है बता, नॉर्मल, कुछ नहीं। चेंज इन प्रेशर क्या है, जीरो है, ठीक है। चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे है, कंप्रेशन पे, और चेंज इन प्रेशर मिनिमम कहाँ पे है, वो है रेयरफैक्शन में। इतनी सी बात समझ में आई। ये ऊपर वाला जो है ग्राफ ये एस एक्स का है, नीचे वाला जो ग्राफ है वो डेल्टा पी और एक्स का है। हमने अभी देखा साउंड का ट्रांसमिशन में सबसे पहला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जब पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है तो सिर्फ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, देख पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन हमने एक और चीज़ सीखी कि जब ये वेव ट्रैवल कर रही होती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी ट्रैवल कर रहा होता है, और साथ ही साथ जो चेंज इन प्रेशर डिफरेंस है वो भी ट्रैवल कर रहा होता है, क्योंकि कंप्रेशन क्या है, मैक्सिमम प्रेशर, और रेयरफैक्शन क्या है, वो मिनिमम प्रेशर है। तो ये मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर ये भी ट्रैवल कर रहा होता है। एक बार वापस देखते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हमने ओ दिया था, इसका नाम ए दिया था, इसका बी दिया था, इसका सी दिया था, इसका डी दिया था, इसका ई दिया था और इसका एफ दिया था, ठीक है। तो मुझे एक बात बता कि ओ पॉइंट पे क्या बन रहा था, ओ पॉइंट पे तो रेयर फैक्शन बन रहा था। जब ओ पॉइंट पे रेयर फैक्शन बन रहा था तो उसका प्रेशर क्या होगा, एकदम कम होगा, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है 10⁵ पास्कल, उससे क्या होगा, -20 हो जाएगा। ये बात तुझे समझ में आई, -10⁵ -20, 10⁵ -20, इतना बात समझ में आया, इतना कम प्रेशर हो जाएगा। जब आप ए पॉइंट की तरफ देखोगे तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्या है, जीरो है, जीरो नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। और जब आप बी पॉइंट की तरफ देखोगे तो वहां पे तो मैक्सिमम प्रेशर है, तो जब वो मैक्सिमम प्रेशर है तो वो इधर कहीं पे आएगा। अब आप सी पॉइंट की तरफ देखोगे, देखो अब गौर से बताओ सोच के, क्योंकि जब आप सी पॉइंट की तरफ देख रहे हो तो इसके आगे वाले पार्टिकल्स भी क्या है, नेगेटिव साइड में, इसके पीछे वाले पार्टिकल्स भी क्या है, नेगेटिव साइड में। इसका मतलब ये अगर सी पॉइंट है तो इसके आगे वाले पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, और इसके पीछे वाले पार्टिकल्स जो है वो भी इधर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो ये होगा PATM। ये लाइन मतलब क्या होगा, PATM, और ये क्या है, x है। तो जब आप D का ग्राफ बनाओगे तो D मतलब क्या है, वापस समझो, इसके आगे वाले पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, इसके आगे वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव, इसका मतलब आगे की तरफ, और इसके पीछे वाले पार्टिकल्स क्या है, पीछे की तरफ। इसका मतलब ये क्या है, एक रेयर फैक्शन का जोन बना, और जब ये रेयर फैक्शन का जोन बना उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वापस मिनिमम हो जाएगा। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और वापस जब आप ई पॉइंट बनाओगे तो ई पॉइंट का नॉर्मल हो जाएगा। ढंग से ग्राफ बना नहीं है, आप बना लेना। तो ई पॉइंट का क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और एफ पॉइंट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फिर इसके आगे मतलब ऐसे ग्राफ बन रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, इसके बाद मैं एक डेंसिटी का ग्राफ भी बनाऊंगा। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स अगर मैक्सिमम प्रेशर जोन पे यानी कंप्रेशन फॉर्म में, तो वहाँ पर डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी प्रेशर का जो ग्राफ बनेगा वही सेम क्या होगा, डेंसिटी का भी ग्राफ बनेगा। और एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो डेंसिटी है और ये जो प्रेशर है, इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। मतलब ये कि एस P और डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और प्रेशर डेंसिटी का ग्राफ, इन दोनों के बीच में क्या होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मैंने पहले डिस्कस भी की थी, कि प्रेशर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि 10⁵ पास्कल है, सीधा या तो +20 होगा या सीधा -20 होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे बताओ, एक टाइम पे प्रेशर इधर होता, फिर एक टाइम पे प्रेशर क्या होता, यहाँ पे होता, फिर एक टाइम पे प्रेशर यहाँ पे होता, क्योंकि या तो 10⁵ -20 होगा, या 10⁵ होगा, या 10⁵ +20 होगा। तो ग्राफ ऐसा 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 बनता, ठीक है, ऐसा ऐसा। आप समझ आ रहा है आपको, मैं एक बार वापस बताऊं आपको। देखो ग्राफ कैसा होता, इधर होता, इधर होता, इधर होता। तो जब आप इसको ऐसा करते ना तो ये कुछ ऐसा होता, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आता, पर ऐसा आता नहीं है ग्राफ। ग्राफ तो क्या है, ऐसा आता है, देखो ग्राफ तो ऐसा आ रहा है। ऐसा क्यों,
क्योंकि जब हम ध ध ध ध कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो कंप्रेस हो रहे हैं, वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे रहे हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। लेकिन उनका जो सेंटर वाला जो एरिया है ना, देखो अब तो उनका जो सेंटर वाला एरिया है ना, वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर जोन में चला जा रहा है। उधर बहुत सारे पार्टिकल हमको देखने में मिल रहे हैं। सपोज करो ये एक इंसान है, ये इंसान का क्या है, चोंच है, इंसान का चोंच नहीं बर्ड्स का चोंच होता है। तो जैसे ये क्या चिल्ला रही है, ये चिल्ला रही है, तो इसके बगल वाला जो जोन हुआ वो क्या हुआ, वो एक कंप्रेशन जोन हुआ। तो सारे पार्टिकल्स को ये क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है, सारे पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रही है। जब सारे पार्टिकल्स को ये कंप्रेस कर रही है, तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, बीच में ये पार्टिकल इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, फिर ये इधर से चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब ये कंप्रेस कर रही होगी तो पार्टिकल तो क्या है, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका वापस से इधर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही होंगी, तो पार्टिकल क्या होगा, इधर से भी कंप्रेस होगा। तो ये वाला जो एरिया होगा ये मैक्सिमम कंप्रेशन जोन होगा, और इसके बगल वाला जो एरिया होगा वो भी कंप्रेशन जोन होगा, पर इतना कंप्रेशन नहीं होगा। तो ये जो सेंटर वाला लाइन है, इसका प्रेशर जो होगा वो होगा 10⁵ प्लस 20, इसके ठीक बगल वाला 10⁵ माइनस 10⁵ प्लस 5, उसके ठीक बगल वाला 10⁵ प्लस 2। तो ऐसा कुछ प्रेशर का डिफरेंस होता है। आपको अल्टीमेटली अगर छोटे में मैं समझाऊँ तो प्रेशर क्या होगा, पहले सबसे ज़्यादा मतलब 10⁵ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर डिक्रीज करेगा 19 18 17 16 15 14 13 12 9 10 11 9 10 सॉरी 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये प्रेशर क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता है और धीरे 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 घटता है, ना कि एक सीधा सा ग्राफ आता है। आपको ये बात समझ में आई। और दोनों के बीच में क्या है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। इसको हम एक और तरीके से अब ग्राफिकली समझेंगे। ये तो क्या हुआ, फीलिंग लेने के लिए हुआ। अब मैं बना रहा हूँ कुछ, अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो जिनको अगर ये बात समझ में आ गई वो आगे से ध्यान ना भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। काट देंगे इसको। जब डिस्प्लेसमेंट और एक्स का ग्राफ बनाते हैं और वेव आगे की तरफ जा रही है, तो मैं इसका सेम इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू a sin ω t माइनस के एक्स। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि वेव आगे की तरफ जा रही है। तो आपको मैंने बताया जब वेव आगे की तरफ जा रही होती है तो बीच में क्या होता है, ये इसका और इसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा, तो ω t माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात मुझे बताना, इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मीडियम पूरा इलास्टिक होता है, वेव ट्रैवल कर रही होती है ना। तो जब वेव ट्रैवल कर रही होती है तो आपको मैंने पहले से समझाया, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों होगा, और इधर जब कंप्रेशन हुआ तो वापस से रिलैक्स करेगा, तो ये वापस क्या करेगा, जब बर्ड ने कुछ बोला तो इधर क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, लेकिन जब ये वापस रिलैक्स करेगा तो ये अपने पहले वाले और इसके बाद वाले को वापस क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, है ना। सेम इसमें यही होता है। क्यों हुआ ऐसा बात, इलास्टिसिटी था मीडियम में। तो इधर सपोज करो ये एक बॉल है और ये एक इलास्टिक मीडियम है। तो इलास्टिक मीडियम क्या करता है, बाहर से प्रेशर लगाता है, तो इसका मान लो P एटमोसफेयर या P1 और अंदर में प्रेशर P2 है। ये आपको बबल वाले चैप्टर में सरफेस टेंशन में पता चल जाएगा। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V होता है, या बीच में नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये कंप्रेस करेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बल्क मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस पहले लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो डेल्टा V अपॉन V है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम में कंप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V अपॉन V मतलब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जितना कम हुआ ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर सपोज करो ये बॉल अगर प्लास्टिक की बनी होती और इस पर कुछ हमने प्रेशर लगाया होता तो कुछ वॉल्यूम कंप्रेशन होता, लेकिन यही बॉल अगर प्लास्टिक को छोड़कर रबड़ की बनी हुई होती तो इसमें क्या है, इसमें हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो मीडियम है ना उस पर। समझ में आया आपको बात। अगर रबड़ की बॉल है तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, सेम कंप्रेशन के लिए प्लास्टिक की बॉल को क्या करना पड़ रहा है, कम कंप्रेशन लगाना पड़ रहा है, सेम कंप्रेशन के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, सेम कंप्रेशन के लिए। तो डेल्टा V अपॉन V जो होता है ना वो क्या होता है, इंटू B इज इक्वल्स टू डेल्टा P होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ टाइम B से मल्टीप्लाई, V क्या है, नेचर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है B इंटू डेल्टा V अपॉन V पे। तो चलिए हम बात करते हैं अब प्रूफ के ऊपर में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए हुआ क्या, ये ये क्या है, दो पार्टिकल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, मतलब हम मान के चल रहे हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने आर्बिट्री मान लिया क्योंकि फिर भी सब आर्बिट्री होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए,
और जब इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे तो ए डेल्टा एक्स हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एक्स क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। ये एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है और एक्स ए डेल्टा एक्स क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दूरी है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये अपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली लोकेशन पे रखा हुआ है। अब क्या हुआ, इसको हमने फूंक मारी, मतलब क्या है, कंप्रेशन हुआ। जब कंप्रेशन हुआ तो ये पार्टिकल ए एक्स पॉइंट पे आगे की तरफ जाएगा और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला पार्टिकल है ये भी आगे की तरफ जाएगा। तो जो हमारा वी फाइनल होगा ना, वो होगा ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। सपोज करते हैं ये आगे वाला पार्टिकल कुछ ज़्यादा चल गया होगा तो वो डेल्टा एस है, और जब आप डेल्टा वी निकालोगे तो वो आएगा ए डेल्टा एस। इसका बहुत ही अच्छा प्रूफ है, लेकिन मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि कोई काम का नहीं है। ठीक है, जब डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यानी जब आपने उसमें कुछ कंप्रेशन किया या कुछ भी चेंज किया वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस वो ए डेल्टा एस आता है। ठीक है, और वी इनिशियल क्या है, ए डेल्टा एक्स है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, माइनस बी डेल्टा वी अपॉन वी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस बी ए डेल्टा एस डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एक्स। देखो इधर से ले लिया और ए को काट दिया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डी एस अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी डी एस अपॉन डी एक्स, क्योंकि जब बहुत कम होता है डेल्टा तो उसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं, तो माइनस बी डी एस अपॉन डी एक्स हो गया। ये क्या हुआ, डेल्टा पी का वैल्यू हो गया। ठीक है, हमको पता है एस की इक्वेशन जो है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक है ना, वाई या एस ए की बात है। और तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी डी एस अपॉन डी एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी, और एक बात बताना, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे माइनस बी माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, और डेल्टा पी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। पता है ये सब है ना, मैटर ही नहीं करता, एग्जाम में कभी तुमसे नहीं पूछेगा। ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बस बता दी ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए, और नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप कोई भी चैनल पे देख लेना इसको। डेल्टा पी इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू बक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बक समझ में आ रहा है आपको, बक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। देखो एस का इक्वेशन क्या था, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या हुआ, प्लस पाई बाई टू हो गया। जो पहले बताया था ना पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, इधर प्रूव हो गया है। एक चीज़ याद रखना, जो पी नॉट है ना, या डेल्टा पी नॉट भी बोल सकते हो उसको, डेल्टा पी नॉट भी बोल सकते हो, तो डेल्टा पी नॉट का वैल्यू जो होगा बी ए के होगा, और ए क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, और के क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, और बी बल्क मॉडुलस एग्जाम में दे रखा होगा तुमको, उसको सॉल्व करना। अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसकी लैम्डा का वैल्यू तुमको दिया गया है, तो तुमको, और उसका एक और चीज़ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, एंड इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट varies as 10 to the power 5 प्लस माइनस 14 पास्कल। तो एक बात बताना, ये तो क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा, 14 क्या हो गया तुम्हारा, पी नॉट हो गया, डेल्टा पी नॉट। तो फाइंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम, फाइंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम, इसको तुम सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब तुझे डेंसिटी की इक्वेशन लिखनी है ना, तो कुछ नहीं है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। ये तुझे याद है, तूने इसको रट लिया। तो जब डेंसिटी लिखेगा तो डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, बस यही हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इधर रो नॉट का वैल्यू क्या है, रो के ए, ये डेल्टा रो नॉट का वैल्यू रो के ए के बरोबर है, उधर क्या था, बक के बरोबर था, इधर क्या है रो ए के बरोबर है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, बहुत छोटे में समझाया लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन आगे बहुत काम आएगा।
सो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए, मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव में भी वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना सिखाया था और मैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में भी सिखाऊंगा। जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है वो रूट ओवर इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रॉपर्टी होती है। देखिए, ट्रांसवर्स वेव का जब टॉपिक चल रहा था तो वहाँ पे वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी अंडर रूट टी बाई म्यू। आप खुद बताइएगा कि अगर ये एक वायर है तो इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ही हो रही है ना। और जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर मास पजेस करती, सपोज कीजिए मैंने बहुत सारा खाना पीना खा लिया, अब मैं क्या करूँगा, धप से बैठ जाऊँगा, क्योंकि यही मेरी टेंडेंसी है, खाना पीना खाने के बाद बैठ जाना। मैं अपने रेस्ट में रहना चाहूँगा, या बॉडी को ये अपने मोशन में है तो वो अपने मोशन में कंटिन्यू करेगी। तो इसको कहते हैं हम लोग इनर्शियल प्रॉपर्टी। ये किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है। कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो उसके पास इनर्शिया होगा, या वो रेस्ट में रहेगा या वो मोशन में रहेगा। तो सिमिलरली इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसको हमने टेंशन बोला था, और इनर्शियल प्रॉपर्टी जिसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो ये तो ट्रांसवर्स वेव का केस बन गया, लेकिन हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जानना है जिसका एग्जांपल साउंड वेव है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ते हैं तो इधर इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है, देखिए आप खुद बताइए ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर आप एक मीडियम में, एक सॉलिड मीडियम में ट्रांसफ़र करवाते हो तो वहाँ पे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है यंग मॉडुलस, और इनर्शियल प्रॉपर्टी में आप उस मीडियम की डेंसिटी लिखते हो। ठीक है, जब आप इसको लिक्विड या फ्लूइड्स में पास करवाते हो, जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तब आप इसकी जगह लिखते हो बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला बन गया है ना, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रूट ओवर टी बाई म्यू। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव के लिए, और ये दो फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। ईजी है। चलिए, तो जब भी क्वेश्चन में आपको फॉर लिक्विड, फॉर गैस या फॉर सॉलिड दिया हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी उसमें निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं गैसेस के ऊपर में। तो देखा गया जब आप एयर में साउंड वेव को पास कर रहे हो या वाइब्रेशन से आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो एयर के मीडियम में, यानी वो गैसेस ही एक तरह के, तो उनमें क्या चेंजेस मिली। न्यूटन भाई साहब इधर आए और न्यूटन भाई साहब ने बोला कि ये जो प्रोसेस होता है साउंड का, एनर्जी प्रोपागेशन का, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या कि ये कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर का चेंज नहीं करेगा मतलब आप खुद सपोज कीजिए, जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही होती है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही होती है तो कंप्रेशन बनता है और रेयरफैक्शन बनता है। तो कहने का मतलब ये है, कंप्रेशन में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं और कंप्रेशन में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे वो टकराएगा और वहाँ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेयरफैक्शन। तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में, तो हमारा पूरा का पूरा मॉडल ही बेकार हो जाएगा। तो न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि भैया देखो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी साउंड का जब ट्रांसफर होता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव का जब प्रोपागेशन होता है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और उनके अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग बल्क मॉड्यूलस को P से बता सकते हैं, यानी बल्क मॉड्यूलस को आप प्रेशर के इक्वल कर सकते हो। ये इलास्टिसिटी चैप्टर में आता है, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी वो P बाई डेंसिटी, तो ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो रूट ओवर P बाई डेंसिटी के बराबर बनेगी। और जब न्यूटन ने इसको कैलकुलेट किया तो ये लगभग आया 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत है। तो यानी इधर न्यूटन भाई साहब हो गए फेल। अब न्यूटन को सुधारने का जिम्मा उठाया लैप्लास ने, तो उन्होंने दिया लैप्लासेस करेक्शन। लैप्लासेस करेक्शन में एक सीधी सी बात बोली गई कि लैप्लासेस करेक्शन जो है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। मतलब क्या कि साउंड वेव का जो प्रोपागेशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो प्रोपागेशन हो रहा है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब वो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करता है। सीधी सी बात है, एक रेयरफैक्शन बना, उसके बाद एक कंप्रेशन बना, एक साइकिल में एक रेयरफैक्शन बनता है, एक कंप्रेशन बनता है। तो जैसे ही एक साइकिल हुआ, एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक SHM हमने एक साइकिल करवाया तो रेयरफैक्शन भी बना और कंप्रेशन भी बना।
लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो रेयरफैक्शन या कंप्रेशन था वो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा अपने सराउंडिंग से, क्योंकि कंप्रेशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद बताइए जो टेम्परेचर कहाँ से फ्लो होगा, फ्रॉम हाइट, मतलब हीट कहाँ से फ्लो होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो पूरा हीट तो बाहर चला जाना चाहिए था ना। तो इसलिए ये बोलते हैं ये एक अडियाबेटिक प्रोसेस है, नो हीट एक्सचेंज है। और नो हीट एक्सचेंज की वजह से ही एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन में कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही एक कंप्रेशन बना और एक रेयरफैक्शन बना तो जो पहले कंप्रेशन बना था वो अब रेयरफैक्शन बन जाएगा और जो रेयरफैक्शन था वो कंप्रेशन बन जाएगा। ये बहुत सडन होता है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करते हैं एनर्जी के साथ साथ। तो जो पहले कंप्रेशन था वो अब रेयरफैक्शन बन जाएगा और जो पहले रेयरफैक्शन था वो बाद में कंप्रेशन बन जाएगा। तो इनको मौका ही नहीं मिला ये सराउंडिंग से कोई हीट ले पाए। तो इन्होंने कहा ये एक अडियाबेटिक प्रोसेस है, और जब अडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं गामा पी के बरोबर। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन बना वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा बना, v इज इक्वल टू रूट ओवर गामा पी बाई डेंसिटी। एक सेकेंड रुकिए, गामा पी बाई डेंसिटी, और इससे जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्स थोड़ा राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो कैसे पता करें कौन सा फैक्टर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट कर रहा है। तो आप खुद बताइए, हमारा पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, अंडर रूट गामा पी बाई रो, और इसको जब आप रिप्लेस करोगे थर्मोडायनामिक्स की नॉलेज से तो मैं गामा आर टी बाई मॉलिकुलर वेट लिख सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा इस साल नीट में, तो उसमें ये फार्मूला आपको वेलोसिटी का आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ रहे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा हो, या टेम्परेचर वर्ड भी अगर उस क्वेश्चन में लिख रखा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। कौन सा वाला, गामा आर टी बाई मॉलिकुलर वेट वाला। लेकिन उसमें कहीं पे भी टेम्परेचर के बारे में नहीं लिख रखा, यहाँ तक कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट भी नहीं लिख रखा, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई। आपको एग्जाम में बोलता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तब वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन फॉलो करना और इस क्वेश्चन में प्रेशर कोई जिक्र ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। अगर वो कुछ भी ना बोले, टेम्परेचर बढ़ा रहा है घटा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट ये भी ना बोले, और बोले कि सीधा प्रेशर बढ़ाया तब क्या चेंज होगा, तब आपको यही क्वेश्चन से फॉलो करना है। आपको बात समझ में आई। क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो, वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट ही है। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के लिए बता रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स का एक सवाल बनता है यहाँ पे। चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर्स तो आपकी आंखों के सामने आ ही गया होगा, टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर्स क्या है, दूसरा फैक्टर है आपका प्रेशर, और तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। इन तीनों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो कहेंगे आपको कि देखिए पहले वेलोसिटी थी गैस की इस टेम्परेचर पर, तो जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तब क्या उसकी वेलोसिटी होगी। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर होगा इसको कभी भी आप सेल्सियस में मत रखिएगा। मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताऊंगा कि जहाँ कैपिटल टी होता है उसका मतलब ये होता है वो केल्विन है, मतलब टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला गैस है तो V1 बाई V2 आप इसको रेशियो से लिख सकते हैं, रूट ओवर T1 बाई T2 से आप कंपेयर कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। वो बोलता है कि एक ऑक्सीजन गैस है और एक हीलियम गैस है। अब गैस भी डिफरेंट हो गए और अलग अलग टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तब आप इधर क्या करो, मॉलिकुलर वेट से कर दो इंटू मॉलिकुलर वेट 2। यही फॉर्मूला है, क्योंकि मॉलिकुलर वेट जब गैस डिफरेंट किया तो गैस के मॉलिकुलर वेट भी तो डिफरेंट होंगे ना, तब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है हमारा देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0 and at T डिग्री सेल्सियस
इज वी टी। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। v प्लस वन वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाई 546 ये बनेगा, ठीक है। और आपको ये इक्वेशन, ये जो वी नॉट है ना, ये कब है, ये t बराबर 0 पे वेलोसिटी है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन यूज़ कब करना है, जब t बराबर 0 आपको दिया गया है, मतलब आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, तब आप ये इक्वेशन को फॉलो करोगे। लेकिन कहीं पे भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सीधा ये मेंशन है इन एयर। जब एयर मेंशन है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। इससे आप कोई भी टेम्परेचर पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर वो मेंशन कर दिया तब आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी भी बढ़ जाती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अगला चीज़ जो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। एक बात आप मुझे बताइए, ठंड में जब हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो देखिएगा हमारी आवाज़ जो है वो गूंजती है। इसका मतलब जो हमारी आवाज़ है वो दूर तक जाती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे जाती है। तो दूर तक जाती है तो एक बात बताइए, जो डेंसिटी होगी ड्राई एयर की वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वेट एयर, क्योंकि ड्राई एयर जो है अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो वो ईजिली क्या करेंगे, कंडक्ट करवा देंगे इस साउंड का। तो इसीलिए हमको क्या आवाज़ गूंजती है। तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, 1/√ओवर डेंसिटी होती है ना, रूट ओवर डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, यानी ठंड में वेलोसिटी कम हो जाती है और गर्मी में वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये हुआ इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस लॉन्गिट्यूडनल वेव से। क्वेश्चन ऐसा है कि ये है एक रॉड या ये है आपके पास एक वायर, ठीक है। इस वायर में क्या आपको दे रखा है, वी आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ वी टी, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी है वो 10 टाइम्स है इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड आउट स्ट्रेस डेवलप्ड इन वायर, फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन वायर। तो ये वायर है ना, तो आपको पता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो कहीं पे भी उसको मीडियम का ज़रूरत ही नहीं है, मीडियम होगा तो भी बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भी बहुत बढ़िया, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आराम से ट्रैवल कर जाएगी। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करेगी तो इस वायर में कर सकती है, हाँ कर सकती है, क्या ट्रांसफर से कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो आपको निकालना है स्ट्रेस डेवलप्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपसे सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इसका एक्सप्लेनेशन देख के नहीं जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी वो होगी यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ रूट ओवर टी बाई म्यू, मत कर देना, ये होगा रूट ओवर स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। स्ट्रेस जो है वो आपका क्या है बताओ मेरे को, ट्रांसफर के लिए स्ट्रेस क्या है, एक आपका वो है इलास्टिक प्रॉपर्टी है और डेंसिटी क्या है, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है। तो इससे आप स्ट्रेस निकाल सकते हो आराम से। अगर आप टी बाई म्यू करते हो तो आपको स्ट्रेस निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा और कभी आंसर नहीं आएगा, आपको हमेशा इसी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस डेंसिटी से इस डेंसिटी को कैंसिल कर दो और यंग मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 100 कर दो, वही आ जाएगा आपका स्ट्रेस और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है determine the change in volume of 6 liter of alcohol if the pressure is decreased from 200 centimeter of mercury to 75 centimeter of mercury and velocity of sound in alcohol is इतना और इसकी डेंसिटी दे रखी है। सबसे पहले पूछा क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। और दिया क्या है, अगर प्रेशर जो है वो 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पे चेंज हो जाए, 200 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी दे रखी है साउंड की अल्कोहल में 1280 और डेंसिटी दे रखी है। सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड दे क्यों रखी है या डेंसिटी दे क्यों रखी है, इससे क्या पता चलेगा हमको, सोचो।
हाँ, तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में बताया था कि डेल्टा पी जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो इससे आपको डेल्टा पी का वैल्यू पता है, डेल्टा वी का वैल्यू आपको निकालना है, और आपको v का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 6 लीटर ऑफ एल्कोहल है। आपको b नहीं पता, यानी बल्क मॉडुलस नहीं पता। तो इधर क्या करना है, आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। और बल्क मॉडुलस निकलेगा कैसे, वो निकलेगा वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, रूट ओवर बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी, यही होती है। अब आप बोलोगे गामा कहाँ गया, अरे बल्क मॉडुलस इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है। तो बल्क मॉडुलस कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी इन साउंड, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अल्कोहल आपको पता है, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आपको पता है, दिया हुआ है सवाल में। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, बल्क मॉडुलस निकाल सकते हो। बल्क मॉडुलस जो आएगा उसको आप इसमें पुट कर देना, डेल्टा पी का वैल्यू आपको पता ही है, डेल्टा वी आप निकाल लोगे। इसका आंसर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।